डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे जनजातियों में जीवन साथी चुनने के तरीके। तो चलिए शुरू करते हैं। जनजातियों में जीवन साथी चुनने के अनेक तरीके प्रचलित हैं। तो सबसे पहला इनमें है परिवीक्षा विवाह, मैरिज बाय प्रोबेशन। इस प्रकार के विवाह में पति पत्नी को कुछ समय के लिए विवाह से पूर्व साथ रहने का अवसर दिया जाता है, एक साथ रहने का अवसर दिया जाता है, जिससे कि वे एक दूसरे के स्वभाव को समझ सकें और यौन अनुभवों को प्राप्त कर सकें। यदि इस अवधि में दोनों पूर्ण सामंजस्य हो जाता है दोनों में, तो उनका विवाह करवा दिया जाता है। इस प्रकार का विवाह दार्लुंग और कुकी जनजाति में पाया जाता है, जहां प्रेमी अपनी प्रेमिका के घर जाकर कुछ समय तक निवास करता है। इस अवधि में वे दोनों सभी प्रकार के वैवाहिक सुख प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। यदि प्रेमी और प्रेमिका का परस्पर व्यवहार निभाव योग्य नहीं होता है, तो वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में युवक को लड़की के माता पिता को क्षतिपूर्ति के रूप में कुछ पैसा चुकाना होता है। परिवीक्षा काल में लड़की की संतानोत्पत्ति की शक्ति का भी पता चल जाता है, और यदि वह गर्भवती हो जाती है तो दोनों का विवाह संपन्न करा दिया जाता है। दूसरा है हरण विवाह, मैरिज बाय कैप्चर। इस प्रकार के विवाह में कन्या का अपहरण करके उसके साथ विवाह किया जाता है। मैक्लेनन का कहना है कि उद्विकासीय क्रम में विवाह का सर्वप्रथम तरीका हरण विवाह ही था। प्रतिभोज के अवसर पर वर एवं वधू दोनों पक्षों के लोग एकत्रित होते हैं। भोज के दौरान वर वधू का हाथ पकड़ता है। ऐसा करने पर दोनों पक्षों के लोगों में युद्ध की सी स्थिति पैदा हो जाती है और वर को पीटा जाता है। प्राचीन काल में एक जनजाति जो दूसरी जनजाति पर आक्रमण करती थी और हार जाने वाले पक्ष की स्त्रियों को जीतने वाला पक्ष उठा ले जाता और उनसे विवाह कर लेता था। तीसरा जो है परीक्षा विवाह। वैसे जो हरण विवाह है, इसके बारे में एक और उदाहरण देख लेते हैं कि इसमें शारीरिक हरण या बलात्कार भी कहलाता है। असम में एक गांव के लोग दूसरे गांव पर छापा मारते हैं और वहां की स्त्रियां उठा ले जाते हैं एवं उनसे विवाह रचाते हैं। हरण विवाह के अनेक कारण हैं। लड़कियों की कमी होने पर, वधु मूल्य की अधिकता के कारण, या लंबी आयु तक लड़कियों का विवाह न होने पर, एवं पुरुषों की शासन करने व शक्ति प्रदर्शित करने की लालसा के कारण भी ऐसे विवाह प्रचलन में आए हैं। अब आते हैं परीक्षा विवाह पे, मैरिज बाय ट्रायल। इस प्रकार के विवाह में एक पुरुष के साहस और शौर्य की परीक्षा ली जाती है, जिसमें खरा उतरने पर उसका विवाह करवा दिया जाता है। कुछ जनजातियों में विवाह के इच्छुक युवकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे विवाह से पूर्व अपना पराक्रम सिद्ध करें। यदि ऐसा करने में वे सफल हो जाते हैं, तो उन्हें यह अधिकार होता है कि वे अपनी मनपसंद लड़की से विवाह करें। जैसे गुजरात के बिलों में शौर्य की परीक्षा एक उत्सव में की जाती है। होली के अवसर पर उनमें गोल गादेड़ो नामक उत्सव मनाया जाता है। एक खंबे या खजूर के पेड़ पर नारियल व गुड़ बांध दिया जाता है।
इस खंभे या पेड़ के चारों ओर गांव के कुंवारे लड़के लड़कियां 2 घेरों में नृत्य करते हैं। भीतर का घेरा लड़कियों द्वारा बना होता है, वह बाहर का घेरा लड़कों द्वारा होता है। ढोल आदि बजाए जाते हैं और नृत्य किया जाता है। नृत्य के दौरान ही लड़के लड़कियों के घेरों को तोड़कर खंभे पर से नारियल व गुड़ प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। लड़कियां ऐसा करने वाले को झाड़ू से पीटती है एवं काटती है, नोचती है और कपड़े खींचती है। इस पर भी यदि व्यक्ति नारियल व गुड़ खाने में सफल हो जाता है तो वह उस घेरे की लड़कियों में से अपनी मनपसंद लड़की से विवाह करने का अधिकारी होता है। कुछ समाजों में निपुण एवं चतुर शिकार करने वाले व्यक्ति को आदर्श दामाद माना जाता है। जैसे कोमांच जनजाति में कोई व्यक्ति अपनी भावी सास को सदैव शिकार बेचता रहे तो उसके विवाह की संभावना बढ़ जाती है। यदि वह अपनी साली को भी पत्नी बनाना चाहता है तो ऐसा करने से उसके अवसर बढ़ जाते हैं। अफ्रीकन जनजातियों में अधिकाधिक नरमुंड गले में लटकाने वाला व्यक्ति को बहादुर माना जाता है और ऐसे व्यक्ति से विवाह करना लड़की अपना सौभाग्य समझती है। कुछ समय पूर्व नागाओं में भी युद्ध से सिर काटने वाले के विवाह के अवसर अधिक होते थे। अब आता है अगला क्रय विवाह। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, क्रय यानी खरीदना। इस प्रकार के विवाह में वधू प्राप्त करने के लिए वधू के माता पिता या उसके रिश्तेदारों को कुछ धनराशि वधू मूल्य के रूप में देनी होती है। क्रय विवाह का सदा यह अर्थ नहीं है कि वधू का व्यापार किया जाता हो। कई समाजों में तो यह मूल्य सिर्फ दिखावे के लिए ही होता है और उससे अधिक धन तो दूल्हे को दहेज में दे दिया जाता है। साइबेरिया की किर्गिज जनजाति में वधू मूल्य इतना अधिक है कि एकाधिक पत्नी रखना कठिन है और वे लोग साधारणतः तलाक भी नहीं देते, क्योंकि उसके बाद विवाह करने का अर्थ है बड़ी मात्रा में धनराशि जुटाना, और इतनी बड़ी मात्रा में धनराशि जुटाना एक कठिन कार्य है। ऐसे ही न्यू गिनी की बुकाई जनजाति में वधू मूल्य चुकाने के बाद ही पति को यौन संबंध का अधिकार प्राप्त होता है। जब तक वधू मूल्य प्राप्त नहीं होता तब तक वधू अपने पिता के यहाँ रहती है। अफ्रीका की हो जनजाति में लड़की पैदा होने से पहले ही सौदे व सगाई हो जाती है और लड़की पैदा होने पर वधू मूल्य की किस्त चुकाना आरंभ कर दिया जाता था। भारत में लगभग सभी जनजातियों में वधू मूल्य की प्रथा देखने को मिली है। विशेषतः नागा, गोंड, संथाल, हो, ओराव, खरिया, कुकी, भील आदि में यह प्रथा प्रचलित है। वधू मूल्य पैसे व वस्तुओं दोनों में ही दिया जा सकता है। कुछ जनजातियों में वधू मूल्य की अधिकता के कारण लड़के और लड़कियां कुंवारे ही रह जाते हैं और ऐसी स्थिति में हरण विवाह किया जाता है या फिर उन्हें कर्जा लेकर विवाह करना होता है। देर तक विवाह नहीं होने पर यौन प्रेरणा निराशा पैदा करती है, परिणाम स्वरूप अवैध यौन संबंध पनपते हैं। वधू मूल्य के अभाव में ऐसा माना जाता है कि अंगामी नागाओं में स्त्री की प्रतिष्ठा गिर जाती है। वधू मूल्य इस बात का भी द्योतक है कि विवाह दो व्यक्तियों का ही नहीं वरन दो परिवारों का सम्मेलन है और वधू उन दो परिवारों के मध्य मैत्री संबंध कायम करती है। ऐसे दोनों परिवारों में आर्थिक सहयोग पनपता है। दक्षिण अफ्रीका की बाटू और थोगा जनजातियों में लाबोला वधू मूल्य देने की प्रथा है। प्रथा का नाम क्या है? लाबोला। लाबोला में ढोर और कंबल दिए जाते हैं।
वधु मूल्य प्रचलन के अनेक कारण रहे हैं, जैसे कि समाज में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या कम है, तो वधु मूल्य प्रथा का प्रचलन हुआ। एक और कारण है कि वधु मूल्य दो परिवारों में सामाजिक, पारिवारिक एवं आर्थिक सहयोग पैदा करता है। एक और कारण है कि वधु मूल्य चुका देने पर वधु के पितृपक्षीय देवताओं को संरक्षण मिल जाता है। इस तरह अब जो अगला है वो है सेवा विवाह। वधु मूल्य को चुकाने का एक तरीका यह भी है कि दामाद अपने सास ससुर की सेवा करे और उसके बदले में उनकी पुत्री को पत्नी के रूप में प्राप्त करे। भारत में गोंड, बेगा व बिरौर में यही प्रथा प्रचलित है। गोंड व बेगा में जो पुरुष वधु मूल्य नहीं दे पाता वह अपने ससुर के यहाँ सेवक के रूप में कार्य करने चला जाता है और कुछ वर्षों तक सेवा करने के बाद ससुर की पुत्री से विवाह करके घर लौटता है। गोंड लोगों में भी ऐसे व्यक्ति को लामा नाई और बेगा में लाम सेना या गहारिया कहा जाता है। ये जनजाति है गोंड बेगा ना। बिरहोर जनजाति में ससुर है ना, वो जवाई को रुपया उधार देता है ताकि वह वधु मूल्य चुका सके। यह पैसा किस्तों में पुनः लौटाया जाता है। वह जब तक पैसा वापस नहीं लौटाता है तब तक उसे ससुर के घर पर सेवा करनी होती है। अब अगला है विनिमय विवाह, मैरिज बाय एक्सचेंज। विनिमय का मतलब होता है लेन, आपस में अदला बदली, है ना। वधु मूल्य से बचने का एक तरीका यह है कि दो परिवार आपस में स्त्री का लेन देन कर ले। एक भाई की शादी के लिए दूसरे परिवार में उसकी बहन दे दी जाती है और बदले में बहन के पति की बहन से विवाह कर लिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया तथा टोरेस स्ट्रेट द्वीप समूह में यह प्रथा विशेष रूप से पाई जाती है। संपूर्ण भारत में इसका प्रचलन देखा जा सकता है, परंतु असम की खासी जनजाति में इस प्रथा का निषेध है। ऐसे विवाह में किसी परिवार को हानि नहीं होती। यह बिना खर्च के पत्नी प्राप्त करने का तरीका है। सॉरी। अब अगला है सहमति या सपलायन विवाह। बाल विवाह प्रथा जनजातियों में साधारणतः कम ही रही है। अधिकांशतः युवक और युवतियों की सहमति से ही विवाह होते हैं और माता पिता उनके निर्णय की पुष्टि औपचारिक रूप से कर देते हैं। जिन जनजातियों में युवा गिरोह का प्रचलन है उनमें युवा युवतियाँ अपना जीवन साथी चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। कभी कभी माता पिता द्वारा युवक युवतियों को विवाह करने की स्वीकृति नहीं दी जाती है तो वे सह पलायन कर जाते हैं और पलायन किए हुए व्यक्ति को या तो दोनों पक्षों के लोग गांव लौटा देते हैं या संतान होने पर वे स्वयं लौट आते हैं और उन्हें सामाजिक स्वीकृति मिल जाती है। पलायन के समय यदि वे पकड़ लिए जाते हैं तो उनकी जमकर पिटाई की जाती है। यदि वे गांव की सीमा पार कर जाते हैं तो उनकी सुरक्षा की जाती है और संतान होने तक वे गांव के बाहर आश्रम में रहते हैं। बिहार की हो व राजस्थान की भील जनजाति में यह प्रथा प्रचलित है। हो लोग इसे राजी खुशी विवाह कहते हैं। अब है हठ विवाह। इस प्रकार के विवाह में लड़की जिस व्यक्ति से विवाह करना चाहती है उसके घर पर ज़बरदस्ती जाकर रहने लगती है। उसे वहाँ उस समय में अपमान भी सहना होता है जब तक लड़के के माता पिता उसे बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर लें। इस प्रकार का विवाह बिरहोर, हो, ओराव, कमार और मुंडा लोगों में पाया जाता है। हो जनजाति ऐसे विवाह को अनादर
और कमार लोग इसे पेटू कहते हैं। अनादर का अर्थ ही यह है कि लड़के के माता पिता द्वारा अपमान करने पर भी वह उनके परिवार में बनी रहती है, क्योंकि उसे उस लड़के से प्रेम हो गया है। कई बार लड़की को पीटा जाता है, घर से बाहर निकाला जाता है, भोजन नहीं दिया जाता है, पर वह लड़की दृढ़ रहती है और उसका विवाह करवा दिया जाता है। अब जो अपना लास्ट है वो है दत्तक विवाह, मैरिज बाई अडॉप्शन। इस प्रकार के विवाह में दामाद को गोद लिया जाता है और उससे ही पुत्री का विवाह करवा दिया जाता है। जापान में दास प्रथा है, परंतु दास का वहाँ कोई हीन अर्थ नहीं है। परिवार के दूर के रिश्तेदार को दास बनाकर रख लिया जाता है और बाद में उसके साथ कन्या का विवाह करवा दिया जाता है। इसका एक दूसरा रूप कल्पित विवाह भी है। अफ्रीका की न्यूर जनजाति में जिस परिवार के व्यक्ति की हत्या की जाती है उसे हत्यारे द्वारा बदले में कुछ मूल्य चुकाना पड़ता है। यह मूल्य देकर मृतक की पत्नी का यौन संबंध किसी अन्य व्यक्ति से कराया जाता है और उसके संसर्ग से उत्पन्न संतान मृतक की ही संतान मानी जाती है। धन्यवाद।